Okay. So, good morning, class. I hope everyone is doing good and well. So, today we are going to be ending. Today we are reaching our end of this series. Today the last second session 11. आज हम लोग सीखने वाले हैं 3D प्रिंटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग और स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ लास्ट सेशन का। सेशन 10 में हमने क्या पढ़ाया था, मुझे थोड़ा रिकैप कर देते। लिंकेज मैकेनिज्म पढ़ाए थे हम लोगों ने कि लिंकेज मैकेनिज्म कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। 4 बार लिंकेज, स्लाइडर क्रैंक, स्कॉच योक, ये सब पढ़े थे। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर हमने देखा था। उसके बाद हमने एक्चुएटर्स के माउंट कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। एक्चुएटर्स क्या होते हैं ये हमने सीखा था। एक्चुएटर बेसिकली आप लोग के दो तरह के थे, सर्वो मोटर्स और स्टेपर मोटर्स, जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे थे। इनके माउंट्स कैसे बनते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं और कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो सब बताया था। उसके बाद हम सेंसर इंटीग्रेशन देखे थे, कैसे सेंसर्स को लगाया जाता है, ब्रैकेट्स को, कैमरा ब्रैकेट्स को लगाया जाता है, और टॉलरेंसेस और वाइब्रेशंस के लिए कैसी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा केबल मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी चीज़ों में कैसे ध्यान रखा जाता है, ये सब देखे थे। उसके बाद होमवर्क में आप लोग को एक रोबोट चेसिस का बिल्ड दिया था। आई होप लास्ट सेशन आप लोग को और होमवर्क वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी है तो पूछ सकते हो आप लोग। इसके बाद आज हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, आज हम लोग का थोड़ा सा लंबा सेशन रहने वाला है, थोड़ा सा डिटेल्ड सेशन रहने वाला है, क्योंकि हम लोग कई चीज़ें आज कवर करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली जो है। सो अभी तक बिल्कुल फंडामेंटल वाली चीज़ों पे हम लोग चल रहे थे, बट अब जो हमारा है ये थोड़ा सा डिटेल्ड लेवल पे चीज़ है और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ है। ओके, सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन रूल्स। हम लोग किसी भी चीज़ को अगर 3D प्रिंट करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कैसी कैसी चीज़ें उसमें आती हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं, डिफिनेशंस आती हैं और उनकी कितनी वैल्यूज़ रखनी होती है, ये सब देखेंगे। फिर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं एक कैड से किसी भी चीज़ को 3D प्रिंट करने के लिए, किसी भी कैड सॉफ्टवेयर से। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे अप्लाई की जाती है और स्मार्ट डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं वो चीज़ें पहचाननी है हमें। यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट या फिर यूज़र सेंटर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद आखिरी में हम लोग एक डिज़ाइन डिसीजन वगैरह वाला बनाएंगे और वो समझेंगे कैसे डिज़ाइन डिज़ाइन डिसीजन होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि 3D प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, 3D प्रिंटेबल कैसे बनाया जाता है किसी कैड मॉडल को। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसे ही कैड मॉडल बना दिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का आसानी से कैड में किसी भी मतलब कैड में किसी भी बना दिया अपने सॉफ्टवेयर में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जब 3D प्रिंट करने लाओ तो सही से 3D प्रिंट हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी चीज़ को 3D प्रिंट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट वाले 6 रूल्स हैं या 6 फैक्टर्स होते हैं जो, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, समझाता हूँ एक एक करके आप लोगों को। सो फर्स्ट सबसे पहले आता है हमारा मिनिमम वॉल थिकनेस। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा 3D प्रिंटर्स या फिर 3D प्रिंटर्स को काम करते हुए देखा होगा, तो देखा होगा 3D प्रिंटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि उनका एक बेड प्लेट होती है, यानी कि एक प्लेट नीचे लगी होती है, वो फिक्स्ड भी हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। उसके ऊपर ऐसे करके रेल्स लगी होती हैं, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेल्स लगी होती हैं, उसके ऊपर से एक नोजल होती है। वो बेसिकली इसके ऊपर हॉट फिलामेंट को पिघला के इसके ऊपर गिरा रहा होता है धीरे धीरे किसी जिस स्पेसिफाइड लोकेशन पे, और वो जैसे ही गिरते हैं उसके साथ में फैन वगैरह लगा होता है, वो तुरंत ही कूल होके वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखो, तो जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, यहाँ नोजल से जो फिलामेंट आ रहा है उसके थ्रू बन रहा है। तो जो नोजल के थ्रू फिलामेंट आ रहा है वो नोजल हम लोग की कैसी होती है, सिलेंडर सर्कुलर होती है, सर्कुलर होल होता है नोजल में। तो उसमें से जो फिलामेंट निकलेगा वो सर्कुलर रहेगा आप लोग का, है ना। सर्कुलर आप लोग का
यहाँ पे निकल रहा है एज ए सिलेंडर फिलामेंट, तो इसकी एक डायमीटर फिक्स है जो कि नोजल के हिसाब से डिफाइन होगी। सो इसकी जो डायमीटर है ये हम लोग का बहुत मैटर करती है, हम लोग कितना डिजाइन में अपने रख रहे हैं थिकनेसेस। क्योंकि अब जैसे अगर मैंने वॉल बनानी है, ठीक है, इस चीज में कोई भी वॉल बनानी है, मान लो ऐसे केवल एक बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलर, तो अब हम लोग इसकी एक थिकनेस दे दी है। अब ऊपर से क्या करता है 3D प्रिंटर, नीचे की लेयर से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके ऊपर आते आते पूरा मॉडल कंप्लीट करता है। सो इसकी जो वॉल है, अगर 3D प्रिंटर को बनानी होगी तो क्या करेगा, ऐसे एक लेयर डालेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर एक लेयर, फिर शिफ्ट, फिर लेयर, फिर शिफ्ट, ऐसे करता रहेगा। सो इस वॉल को बनाने के लिए वो किस चीज का यूज कर रहा है, इसी नोजल और इसी फिलामेंट का यूज कर रहा है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे रख दें इस वॉल को इस फिलामेंट की विड्थ से कम, कि मतलब जितना फिलामेंट हमारा निकल रहा है इससे भी कम रख दें, तो दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जैसे ऐसे समझ लो, मेरे पास एक पेन है या फिर एक पेंसिल है जिसकी जिससे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ थिक लाइन बनती ही बनती है ना। क्योंकि जैसे देखो मैं जो पेन टूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पीपीटी में, उसकी भी कुछ थिकनेस है, कुछ पिक्सल ही, लेकिन इस साइड में देखो हल्की सी थिकनेस तो है। लेकिन अगर मुझे उससे पतली लाइन बनानी है, तो क्या मैं इस पेन से बना सकता हूँ बिना यहाँ पे सेटिंग्स चेंज किए? नहीं बना सकता हूँ। तो जो हमारा बेसिक फंडामेंटल चीज है, उससे छोटा या उससे छोटा डायमेंशंस में चीजें उसकी मदद से बना पाना पॉसिबल नहीं है। सो मिनिमम वॉल थिकनेस का यही कंसेप्ट है कि जो भी हमारा नोजल है, या फिर जैसे यहाँ पे 1.2 mm एक जनरल ले लिया गया हुआ है, तो उससे अगर थिन या फिर उससे कम थिकनेस की अगर हम वॉल बना रहे होते हैं, तो हम लोग का प्रिंटिंग के टाइम ये डेफिनेटली फेल हो जाएगा। स्ट्रक्चर पार्ट्स के लिए 2 से 3 mm रखते जरूर हैं वॉल थिकनेस। डेकोरेटिव आइटम्स के लिए 1.5 mm मिनिमम रखा जाता है। स्ट्रक्चर में देखो थोड़ा सा ज्यादा रखा जाए और डेकोरेटिव में थोड़ा सा कम रखा जा रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि देखो डेकोरेटिव जो आइटम है वो हमें ऐसे ही लगा देने कहीं, उसके ऊपर ना कुछ फोर्स लगना है, ना चीज ना स्ट्रेसेस आने उसमें, ना वो बेंड होंगे ना कुछ होगा, तो उसको हम लोग पतला रख सकते हैं, उसकी वॉल्स को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, यानी कि उसको कहीं यूज करना है, उसके ऊपर लोड आएगा, तो उसको उसकी वॉल्स को थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि वो मजबूत बने हमारा। फिर सेकंड चीज जो 3D प्रिंटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है, वो है ओवरहैंग्स और सपोर्ट्स का। कोई भी सरफेस, अगर हम लोग के 3D मॉडल कैड मॉडल के अंदर कोई भी सरफेस 45 डिग्री के से ज्यादा एंगल पे है वर्टिकल से, ठीक है, यानी कि वर्टिकल वाली लाइन से 45 डिग्री इधर से, जैसे अगर ये सरफेस है मेरी, तो हम इसका एंगल देखो दो तरह से मेजर कर सकते हैं, या तो वर्टिकल से या तो हॉरिजॉन्टल से। तो वर्टिकल लाइन से अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है, तो फिर वहां पे हमें सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है। क्योंकि इसको भी, जैसे ये रूल भी, तुम 3D प्रिंटर पे आ जाओ वापस समझो, जो भी रूल्स हैं सारे इसके लिए ही डिफाइन है, तो आप 3D प्रिंटर को एक बार इमेजिन करके देखो तो समझ में आ सकता है। अब देखो ओवरहैंग और सपोर्ट्स हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है किसी भी सरफेस पे, जो हम लोग की अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे है, तो वहां पे सपोर्ट स्ट्रक्चर क्यों लगाना पड़ रहा है। देखो जैसे ये है मेरा, अब देखो वापस यहीं पे आते हैं। अब जैसे मेरा बॉक्स है, मैं उसे सामने से देखूं और मुझे बॉक्स ऐसे करके बनाना है, उसकी वॉल जो है वो काफी ज्यादा एंगल पे है। तो अब 3D प्रिंटर को क्या, 3D प्रिंटर तो लेयर बाय लेयर बनाते हैं, सबसे पहले वो नीचे वाली लेयर बनाएगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे लेयर बाय लेयर बनाएगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले उसने यहाँ पे बनाया एक लेयर, अब वो अगली लेयर बनाएगा, फिर अगली लेयर बनाएगा। तो अगर एंगल उसका 45 डिग्री से कम है, तो अगली लेयर जो आएगी वो लगभग इसके ऊपर आ जाएगी, है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है ना, हम ऊपर जा रहे हैं, तो लगभग इसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर 45 डिग्री से ज्यादा हुआ या और ज्यादा एंगल हुआ, तो क्या होगा कि ये लेयर हमने पहले बनाई, अब अगली लेयर इसकी पूरी तरह से हवा में ही चली जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फिलामेंट हवा में तो रुकने नहीं वाला, हवा में तो फ्रीज हो नहीं जाएगा। उसे तुरंत जब निकल रहा होता है तो वो मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विडी स्टेट में होता है, तो उसे कुछ तो चाहिए नीचे जिसके ऊपर रुकेगा और फिर सॉलिडिफाई होगा। तो इस चीज को काउंटरैक्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सपोर्ट्स का यूज करते हैं। और ये जो मेरा चीज आ रही है कि
मटेरियल हमें बाहर निकला जा रहा है या मटेरियल हमें बाहर बनाना है बिना कुछ जिसके नीचे नहीं है कुछ भी, उस चीज़ को हम ओवरहैंग बोलते हैं। वहां पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सपोर्ट्स लगाते हैं इसको 3D प्रिंट करने के लिए। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमारा ऐसा होता है तो मॉडल को रीडिजाइन रीडिजाइन करते हैं चैम्फर्स के साथ। चैम्फर क्या होता है मैंने बताया था, एंगल्ड सरफेसेस कर देते हैं, एज पॉइंट्स को चैम्फर कर देते हैं 45 डिग्री का। सपोर्ट्स को चाहे तो ना बनाना पड़े उसके लिए, और नहीं तो क्लीनर रिजल्ट्स मिलता है हमें सपोर्ट रिमूवल करते टाइम। ठीक है। इसके बाद प्रिंट का ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब 3D प्रिंट कर रहे होते हैं तो किसी भी चीज़ को ऐसे लेयर बाय लेयर करके बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पहली लेयर जैसे हमारी यहाँ पे बनी, फिर उसके ऊपर अगली लेयर बन रही है, फिर उसके ऊपर अगली लेयर बन रही है। तो जब एक लेयर बन के 3D प्रिंटर वापस पहुंच रहा है उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाने में, तो नीचे वाली थोड़ी सी कूल डाउन हो जा रही है हमारी लेयर, और ऊपर वाली जो उसकी लेयर है वो थोड़ा सा उतने टाइम ज़्यादा लिक्विडी या ज़्यादा गर्म रहेगी। तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है हर एक तरह के फोर्स के लिए। लाइक जैसे हमने ऐसे करके बना दिया, एक के ऊपर एक लेयर है, तो अब इसकी जैसे ये बॉक्स है, नॉर्मल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो अगर जैसे ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया नॉर्मल सा, सिंपल सा, तो इसमें अगर ऐसे लेयर बाय लेयर अप करके बनाएगा, तो एक यहाँ पे लेयर है, एक यहाँ पे लेयर है, ऐसे करके एक एक करके यहाँ लाइन बाय लाइन है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि इस लेयर की और इस लेयर की एडेसिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, उतने अच्छे से नहीं चिपके होते हैं, इतना चिपके होते हैं कि बस वो बेसिकली रुके हुए हैं, लेकिन इतना परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं हो पाता है जैसे हम लोग को नॉर्मली कोई भी प्लास्टिक मोल्डिंग से या पिघला के प्रॉपर उसको जब बनाया जाता है, तो जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उतनी ऐसे लेयर बाय लेयर करने पे बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो जब हमारी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाई तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि इस साइड से मॉडल बहुत वीक हो जाते हैं। जिस साइड से हमारा प्रिंट किया जा रहा है वर्टिकली, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा, मतलब जिस साइड से प्रिंट किया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मॉडल थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि ये लेयर्स आपस में अच्छे से नहीं चिपकी हुई हैं। तो इसमें देखो बेसिकली क्या है, एक लेयर ऐसे करके बन रही है, एक लेयर इसके ऊपर बन गई, एक लेयर इसके ऊपर बन गई। तो अब इसमें क्या है, इन लेयर्स की आपस में डिफरेंस उतनी अच्छी नहीं है। ये ऐसे लेयर इस डायरेक्शन में तो बहुत स्ट्रांग होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लेयर्स आपस में केवल कंप्रेस और एक्सपैंड होनी है केवल। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या दिक्कत है कि मान लो जैसे मैंने फोर्स लगाया, वो ऐसे नीचे की लेयर्स पे लगा और इस पे नहीं लगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एडिसिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, उतने अच्छे से नहीं रुके हुए हैं आपस में ये, तो ये बिल्कुल ऐसे लेयर के ऊपर ही ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ से मॉडल अलग हो जाएगा आप लोग का, सॉरी। ठीक है। सो इसलिए प्रिंट ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है कि हम कोई भी कैड मॉडल को किस डायरेक्शन में रख के और कैसे रख के प्रिंट कर रहे हैं हमारे 3D प्रिंटर के ऊपर। तो ये बहुत मैटर करता है हमारा, क्योंकि जैसे अगर कोई हमने पिन ली, उसे वर्टिकली प्रिंट किया, और एक और चीज़ आती है हमारी, जैसे मैं ऐसे किसी भी सिलेंड्रिकल या कर्व सरफेस को बना रहा हूँ, तो अगर मैंने उसे सीधे सीधे रखा, जैसे ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस है, मैंने ऐसे रख दी, ठीक, टॉप व्यू हमारा ये है, फ्रंट ऐसे है। तो अगर मैंने ऐसे रखा तो अब इसमें क्या होगा, ऐसे लेयर बाय लेयर करके बनाता चला जाएगा, तो ये ऐसे इधर की सरफेस रिलेटिवली थोड़ा स्मूथ बनेगी, इन कंपेयर टू दैट, इन कंपेयर टू व्हाट, इन कंपेयर टू अगर हमने उसे ऐसे रख दिया। फ्रंट व्यू से हमारा ऐसे दिख रहा है अब, और हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है, मतलब हमने सिलेंडर को ऐसे लेटा दिया बेड प्लेट के ऊपर। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखो क्या होगा, इसे साइड व्यू से देखते हैं। 3D प्रिंटर क्या करेगा, ऐसे लेयर बाय लेयर करके बनाएगा। तो उसने सबसे पहले नीचे की लेयर बनाई, फिर उसने नेक्स्ट लेयर बनाई, तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही, यहाँ पे जो अगली लेयर है वो रिलेटिवली हवा में है, तो या तो हम यहाँ पे सपोर्ट्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए, या फिर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा कम ओवरहैंग रखेंगे, मतलब थोड़ा सा कम दूर रखेंगे अगली सरफेस को। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि अब भले ही हमने कम तो रखा है, लेकिन वो लेयर धीरे धीरे करके हवा में जा रही है, और अगर हमने सपोर्ट लगाया तो सपोर्ट बाद में हम रिमूव करेंगे तो सपोर्ट का थोड़ा सा वहाँ पे सरफेस के ऊपर, सरफेस फिनिश के ऊपर थोड़ा सा असर उसका छूट जाता है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन सेकंड चीज इसके लिए भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारी सरफेस की फिनिश मैटर करेगी कैसे हो रही है, अगर हम कर्व सरफेसेस प्रिंट कर रहे हैं तो। जैसे मैंने इस ओरिएंटेशन में रखा तो
इस सिलेंडर की कर्व सरफेस बहुत बेकार बनेगी, जैगेड सी बनेगी। नीचे की सरफेसेस थोड़ा सा अजीब है, यहाँ मिडिल पार्ट में बहुत वियर्ड सरफेसेस बन जाएंगी, और टॉप में सही रहेगा ओवरऑल, क्योंकि टॉप में तो फिल जाते जाते फ्लैट ही हो जा रहा है। तो प्रिंट ओरिएंटेशन हम लोग का दो चीज़ों के लिए मैटर करता है। पहला तो हो गया आप लोग का राउंड और स्मूथ सरफेसेस बनेंगी कि नहीं, वो डिफाइन होगा, वो मैटर करेगा। और दूसरा, क्रिटिकल सरफेस को हमेशा वर्टिकली प्रिंट करते हैं। क्यों? जैसे मैंने भी यहाँ पे बताया कि सबसे वीक हो जाता है हमारा लेयर लाइंस के बीच में, हमारा वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। देन इसके बाद फोर्थ चीज़ जो हमारी मैटर करती है, इनफिल और स्ट्रेंथ। इनफिल बेसिकली क्या रहता है, जैसे मैं अगर कोई कैड मॉडल बना रहा हूँ, ऐसे मैंने पूरा इसको सॉलिड कर दिया, ठीक। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वॉल्स बना रहे थे। अब मैंने जैसे रेक्टेंगल बनाया, इसको पूरा सॉलिड कर दिया, एक क्यूब बना दिया है मैंने, ठीक है। और क्यूब बना के मैंने सेंड कर दिया 3D प्रिंटर में, ये मेरा क्यूब प्रिंट करके दो। इसकी ये 10-10 सेंटीमीटर लेंथ है सारी। तो अब 3D प्रिंटर क्या करेगा, खुद से सोचो। अगर मैंने 10 सेंटीमीटर लेंथ का ऐसे क्यूब डाल दिया, तो अब इसमें कितना ज़्यादा मटेरियल लग जाएगा। वो पूरा इसको ऐसे भरेगा, एक एक करके, लेयर बाय लेयर पूरा भरेगा इसको। तो अगर इसको पूरा भरने गया वो 3D प्रिंटर हमारा, तो कितना ज़्यादा मटेरियल इसमें वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अगर मुझे पूरा क्लोज्ड ही चाहिए, मुझे मैटर नहीं करता है अंदर क्या हो, बस ये रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, उतना भी वीक ना हो जाए कि केवल हम सरफेसेस बना के छोड़ दिए। तो मुझे ये सॉलिड चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए बस। उसके और मटेरियल में हमारा वेस्ट ना हो पूरा अंदर फिल करने में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनफिल लगाते हैं। इनफिल के कई सारे पैटर्न होते हैं, जैसे ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये ग्रिड पैटर्न है। ऐसे सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे पतली पतली वॉल्स इसके अंदर बना देते हैं। तो ऐसे क्या होगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसके अंदर वॉल्स बन जाएंगी, यानी कि एक एक लाइन ऐसे प्रिंट कर देगा वो, एक एक लाइन की लेयर वॉल प्रिंट कर देगा ऐसे। ये अलग अलग तरह का होता है, ऐसे ऐसे ग्रिड में होता है। सेकंड होता है इसके अंदर ऐसे कर्व सरफेसेस बन जाती हैं ऐसे करके, इंटरसेक्टिंग कर्व सरफेसेस, ये हो जाता है। और बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, जायरोइड, बहुत तरह के होते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ को completely, तो बेसिकली क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ को हमें परफेक्टली सॉलिड बनाना होता है, पूरी तरह सॉलिड बनाना होता है, तो वहाँ पे हमारा मटेरियल सेव करने के लिए, मटेरियल हमारा वेस्ट ना हो, वहाँ पे हम लोग इनफिल्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेंथ भी आ जाए वहाँ पे, और मटेरियल भी वेस्ट ना हो। तो जो एक नॉर्मल हम लोग का क्राइटेरिया है, वो क्या है कि 15% इनफिल यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमें लाइट वेट बनानी होती है, डेकोरेशंस के लिए केवल बनानी होती है, यानी कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वो खुद रुका रहे, तो हम 15% इनफिल यूज़ करते हैं। 30% यूज़ करते हैं जब हमें कोई फंक्शनल पार्ट्स बनाने होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें जो हमारी यूज़ हो रही हैं, लाइक डोर हैंडल वगैरह हो गया तुम लोग का, अगर हमें 3D प्रिंट करना हो, जैसे डेकोरेशन आइटम अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो 15% इनफिल यूज़ करेंगे। जो हमारी यूज़ होने वाली चीज़ें, जैसे हम लोग स्विचेस बना लिए अपने घर के, डोर नॉब्स बना लिए, या फिर जो भी चीज़ें हमारी यूज़ होनी है, नॉब्स वगैरह, ये सब अगर हमने बनाया है तो उसमें 30% इनफिल यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फोर्स वगैरह लगेगा। और फिर अगर स्ट्रक्चर या हाई स्ट्रेस वाली चीज़ें बना रहे हैं, लाइक अगर हम पूरा का पूरा हिंज बनाने लग जाए चीज़ों का, उस तरह की चीज़ें अगर हम बना रहे हैं जिस पे ज़्यादा फोर्स लगना है, तो 50% यूज़। जैसे इन सब में मैंने जैसे बताई हैं, तो जायरॉइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पर ग्राम वेट के हिसाब से, पर मतलब कितना वेट है उसके हिसाब से जो बेस्ट होता है वो जायरॉइड स्ट्रक्चर होता है। जायरॉइड आप लोग का ऐसे करके ही बनता है, कर्व सरफेसेस रहती हैं, वो कर्व सरफेस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। 3D में होता है ये पूरा, तो ऐसे 2D में आपको दिखा पाना पॉसिबल नहीं, बट वो कर्व सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। वो आप लोगों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वेट के हिसाब से। रेक्टिलिनियर होता है अगर हमें जल्दी बनाना है चीज़ों को, तो ये रेक्टिलिनियर, ये ग्रिड पैटर्न। देन इसके बाद आते हैं STL फाइल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, 3D प्रिंट करने के लिए कैड सॉफ्टवेयर्स में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने में हमें बस ये ध्यान रखना होता है, किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में अगर हमने बनाया है अपना मॉडल, तो उसमें अगर आप लोग एक्सपोर्ट करने आएंगे फाइल या सेव एज करने आएंगे, तो फिर वहाँ पे एक ऑप्शन जरूर होगा, STL, एक्सपोर्ट एज STL का। तो हमें वो सेलेक्ट करना है,
में वहाँ पे हमें जो भी डायमेंशन हमने जिस लेके रखा है, जैसे नॉर्मली ग्लोबली हम लोग एमएम में लेते हैं, तो हमने एमएम ध्यान रखना है कि चूज़ है हमारा, इंच ना चूज़ हो, क्योंकि कुछ में सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट हमारा इंचेस पे आता है, लेकिन मोस्टली हम एमएम में डिज़ाइन करते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि वो एमएम पे लगा हो। फिर हमने जब एसटीएल एक्सपोर्ट कर लिया, तो हम अपने किसी भी स्लाइसर में आ जाएंगे। स्लाइसर बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने कोई भी 3D प्रिंटिंग के लिए मॉडल बनाया, जैसे मैंने मान लो एक ऐसे क्यूब ही बनाया ये वाला, तो स्लाइसर सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। वो क्या करता है, के नाम से ही समझ सकते हो, स्लाइसर बेसिकली क्या करता है, लेयर बाय लेयर में इसको कट कर देता है, स्लाइसेस बना देता है। और ये किस लिए बनाता है, 3D प्रिंटर को बताने के लिए कि तुम्हें जो लेयर्स बनानी है वो कैसे कैसे बनानी है। तो बेसिकली क्या करेगा, जैसे मेरा ये क्यूब है, तो उसे ऐसे लेयर बाय लेयर कट करेगा, लाइन बाय लाइन करके, और फिर देखता जाएगा जो फिर शेप बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है। जैसे मैंने बताया था ना, हम 2D से 3D में जाते हैं, तो ये क्या है, वापस 3D से 2D में लेके जाता है स्लाइसर चीज़ों को। ऐसे लेयर बाय लेयर करता है, एक एक की 2D प्रोफाइल देखता है कि हाँ ये ऐसे करके है, यहाँ पे 2D प्रोफाइल, यहाँ पे 2D प्रोफाइल ऐसे है। तो एक एक करके फिर वो जो 2D प्रोफाइल बनती है, वो तुम्हारा नॉर्मल स्केच बन जाता है। जैसे इसकी 2D प्रोफाइल देखें तो ये देखो यही बनेगी, 2D प्रोफाइल यहाँ पे मैंने कट किया तो ये अंदर ऐसे दिखेगा। स्लाइसर क्या करेगा, इसको हर एक लेयर पे कट कट करते देखेगा, पूरी इसकी एक फाइल बना के क्रिएट कर देगा, जो हमारा जी कोड होता है बेसिकली, वो हमारा फिर 3D प्रिंटर को ये देगा, स्लाइसर सॉफ्टवेयर, कि हाँ ये ऐसे बनेगा। तो 3D प्रिंटर देखेगा, अच्छा मुझे इस लेयर पे ऐसे करके प्रिंट करना है, तो 3D प्रिंटर आएगा, यहाँ से फिलामेंट लेगा, स्टार्ट करेगा किसी भी एक पॉइंट से, और फिर वहां से इसको इस चीज को ड्रॉ कर देगा एक 2D स्केच की तरह। तो ये बेसिकली हो गया हमारा स्लाइसर सॉफ्टवेयर क्या करता है। कई अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे क्यूरा होता है, प्रूसा स्लाइसर होता है। इसके अलावा जैसे जो भी प्रिंटर यूज कर रहे हो उसके कुछ कुछ प्रिंटर्स के खुद के इंडिपेंडेंट स्लाइसर्स होते हैं, लाइक बैम्बू लैब वगैरह। तो ये हम लोग बनाते हैं, स्लाइसर में डालते हैं, और फिर स्लाइसर में डालने के बाद क्या, उसमें रेड या हाईलाइटेड एरियाज अगर कुछ भी आ रहे हैं तो उस पर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या बता रहा होता है, जो हमने यहाँ पे ऊपर चीजें बताई हैं आप लोग, ये चार जो चीजें बताई हैं, तीन चार, ये और इनके अलावा भी अगर कुछ और एरर्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ओवरहैंग हुआ है कहीं पे ज़्यादा, कहीं की वॉल थिकनेस आपने कम डाल दी है, ओरिएंटेशन गलत है, या फिर कहीं पे इनफिल वगैरह कम लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बताएगा हमको कि हाँ ये चीज़ें गलत की है आपने। तो वो फिर आप वापस कैट सॉफ्टवेयर में जाके अपना उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी प्रिंट कर रहे हैं तो स्केल को हमेशा चेक करते हैं। स्केल का मतलब क्या है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने बताया था ना 1:10, और टू इस ऐसे मतलब रेशियोज होते हैं, 1:10 जैसे एग्जांपल मैंने लिया, रेशियोज होते हैं और डिफाइन करते हैं कि हम जो कैड मॉडल में बनाए हैं सॉफ्टवेयर, उसका पर एमएम एक्चुअल मॉडल के कितने एमएम से मैच कर रहा है। लाइक अगर हम एक मॉडल को 10 गुना छोटा बना रहे हैं, तो हम 1:10 का लेके कैड में बनाएंगे, और फिर जब प्रिंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कितना स्केल हमारा उस सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा छोटा है ज़्यादा बड़ा बन जाए। अब मूविंग पार्ट्स के लिए, अब जैसे मैंने बताया था पहले ही, मूविंग पार्ट्स के लिए हमेशा टॉलरेंसेस और फिट्स का ध्यान रखते हैं। तो जब भी 3D प्रिंट कर रहे हैं तो उसके पहले हम ध्यान रखेंगे, अगर हमें मूविंग पार्ट्स रखने हैं अपने में, तो अगर वो चीज़ें पहली बात तो मूव नहीं कर रही हैं, उसे असेंबल करना है तो 0.2 mm का गैप, स्लाइडिंग करना है तो 0.3 से 0.4, रोटेटिंग के लिए 0.4 से 0.5, ये सारी वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली हो गया आप लोग का पूरा ओवरव्यू, 3D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटेबल पार्ट्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, वो समझते हैं। देखो, 3D प्रिंटिंग के लिए आपने मॉडल बनाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसे अगर आप खुद की इमेजिनेशन से चीज़ें बना रहे हो, या फिर कोई ऑलरेडी स्केच है आपके पास, डायग्राम्स हैं आपके पास, उसमें से बना रहे हो तो ठीक है। लेकिन मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम, या वीडियोस वगैरह में देखा होगा, लोग जब भी 3D प्रिंटिंग यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, कि जो ऑलरेडी आपके पास कोई भी चीज बनी हुई है, वो अगर ब्रेक हो जाए तो उसे फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं।
तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एक चीज़ है, फिजिकल चीज़ है, उसको बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम लेके तो बना नहीं सकते कि हाँ हमने उसको देखा और गए गैड में बना दिया। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और कैसे किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग कैड में रेप्लिकेट करते हैं उसे दोबारा प्रिंट करने के लिए या फिर अदर यूजेस के लिए। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों को हम लोग लाके कैड में बनाएं। तो ये जो कैड में बनाने वाला पूरा प्रोसेस है हमारा, इसे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेजर करना, स्केच करना, फिर उसे रिक्रिएट करना। So reverse engineering is how every manufacturer understands a competitor's product and how we learn to measure the real world accurately. Basically क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को देखती हैं, उसमें देखती हैं कि क्या क्या चीज़ें वो बना रहे हैं और वो कैसे देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। क्योंकि जैसे किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है तो वो अपना ब्लूप्रिंट वगैरह तो रिलीज नहीं करेगा। जैसे जो भी हमारा कंपटीशन है उसका हम क्या करेंगे, जो एंड प्रोडक्ट है वही देख सकते हैं, तो उस एंड प्रोडक्ट को हम लाएंगे उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, यानी कि हम देखेंगे उसको देख के मेजर करके स्केच करके दोबारा रिएट करेंगे और समझेंगे ये जो बंदा है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे बना रहा है इसको और हम इसको कैसे इससे बेटर चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या होता है वो एक बार समझा। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम चूज करेंगे। अब ये चीज जो है आप लोगों को सबको करके देखना है, ट्राई करना है और फिर नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ऑलमोस्ट यही रहने वाला भी है। ठीक है ना, अभी होमवर्क बताऊंगा तो वो ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक सिंपल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट को लेना है और एक मत लेना, काम करना एटलीस्ट तीन लेना। ठीक है, कोई भी जैसे बॉटल कैप हो सकता है, कोई भी की चेन हो सकती है, वगैरह चीजें हो सकती हैं, इरेजर हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीजें एटलीस्ट ले लो और उसमें क्या रहे, दो तीन चीजें ऐसे ले लो और उसमें कुछ कुछ मेजरमेंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई नॉर्मल सा रेक्टेंगल या नॉर्मल सा क्यूब जैसी चीज ले ली। ठीक है, उसमें होल वगैरह, स्लॉट वगैरह, कर्व वगैरह, ये सब चीजें जरूर हो। ठीक है, ऐसी चीजें लेना। अब क्या करेंगे, कोई भी स्केल ले लेंगे, अपने रूलर ले लेंगे और अगर कैलिपर्स आपके पास हो, कैलिपर्स कुछ नहीं बस थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, मतलब थोड़ा सा बेटर प्रिसाइज चीजों को मेजर करने के लिए होता है, वो कैलिपर होता है। ना हो तो भी रूलर से काम हो जाएगा, आपका नॉर्मल स्केल से काम हो जाएगा। ये लो। अब जितनी लेंथ, विड्थ, हाइट, जितना भी जो कुछ दिख रहा है हर एक चीज को मार्क कर लो और नोट डाउन कर लो। जितनी भी डायमीटर है, किसी भी सरफेस बन रही है, कर्व सरफेस बन रही है, उसकी डायमीटर कितनी है, होल्स की डेप्थ कितनी है, या फिर जो सर्कल्स बने हुए हैं कहीं पे भी तो उसकी रेडियस कितनी है। आपने क्या किया, सबसे पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी ये सारी डायमेंशंस मेजर कर ली। मोस्टली हम लोग स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं, हमेशा में यूनिट मेजर नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पेपर पे स्केच करेंगे। अब जो भी हमारा पार्ट या ऑब्जेक्ट है उसे हम देखेंगे और पेपर पे उसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, वो कैसा दिख रहा है, कौन कहाँ कहाँ से, तीन व्यूज से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, इन तीनों व्यूज में कैसे दिख रहा है। जैसे अब किसी एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, लाइक हमने ले लिया, क्या ले सकते हैं, चलो हमने ले लिया बॉटल एक। ठीक है, हम एक बॉटल लेंगे और फिर उसको मेजर कर देंगे और देखेंगे कैसे कैसे दिख रहा है अलग अलग व्यूज में। मान लेते हैं टॉप व्यू से हमने देखा, तो टॉप व्यू से कैसे दिख रहा है, ऐसे ढक्कन है छोटा सा और फिर एक्चुअल बॉटल है तो बॉटल की डायमेंशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो हमारा टॉप व्यू से ऐसे दिख रहा है, बीच बीच में ढक्कन है और बॉटल है। फ्रंट व्यू से हमारा कैसे दिख रहा है, फ्रंट व्यू से हमारा ऐसे करके दिख रहा है। फ्रंट व्यू से हमारा ऐसे करके दिख रहा है, बॉटल है, बॉटल या फिर जैसे मान लो वास वगैरह है तो हमें फ्रंट व्यू से दिख रहा है ऐसे करके है, के ऊपर कैप लगा हुआ है। ठीक है, साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू से भी सेम आएगा क्योंकि बॉटल हमारी सिमेट्रिक है, तो उस फ्रंट और साइड से सेम दिखेगा। तो पेपर के ऊपर हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले और उसके ऊपर सारी डायमेंशन लेबर कर देंगे, किसी भी कैड सॉफ्टवेयर, टिंकर कैड या किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में आने से पहले। अब जैसे मैंने स्केल लेके सब कुछ मेजर किया था, वैसे रफ स्केच बनाया, अब इसमें सब कुछ मेजर मार्क कर देंगे कि हाँ हमारी ये टोटल हाइट इतनी है,
इसकी टोटल विड्थ कितनी है, यहाँ पे जो हमारे सर्कल्स बने हुए हैं इसकी डायमीटर कितनी बनी हुई है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मार्क कर लेंगे रफ स्केच में। सबसे पहले कोई भी ड्राइंग अगर हमने ऐसे रैंडम बना दी बिना नंबर्स के तो वो हमारा इंजीनियरिंग स्केच नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे रफ स्केच बनाने के बाद उसमें हम लोग सारी डायमेंशंस और वैल्यूज डालें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, रफ स्केच हमारा बन गया तो अब कैड सॉफ्टवेयर में आएंगे और इसको कैड में बिल्ड करेंगे। अब एक एक करके जो जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं उस हिसाब से फीचर फीचर बेसिकली क्या है, कोई भी 3D पार्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके जो हिस्से होते हैं अलग अलग उसे हम फीचर बोलते हैं कैड मॉडल्स में। तो हम एक एक फीचर को अलग अलग बनाएंगे, जो भी हमने मेजरमेंट ली उसके हिसाब से एग्जैक्टली वैसा ही स्केच से बनाएंगे। हर एक डायमेंशन की वैल्यूज डालेंगे और किसी भी चीज़ को ड्रैग करके हम नहीं बनाएंगे, ऐसे रफ नहीं बना देंगे कि हमने ऐसे जो टिंकर कैड में आपको दिखा रहे थे प्रैक्टिस के टाइम में या फिर ऐसे ही जब बना रहे थे चीज़ें हम वैसे ही रफ कुछ भी ड्रैग ड्रॉप करके छोड़ दे रहे थे। लेकिन जब प्रॉपर मॉडल बना रहे होते हैं तो ड्रैग ड्रॉप करके नहीं छोड़ना होता है हमें, बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस हमेशा मेजर करके लगानी होती हैं पार्ट्स में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नॉर्मल जो हमारा टिंकर कैड में किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में मॉडल होगा वो खोलेंगे औ- और अब उसके सामने अपना रियल ऑब्जेक्ट जो है स्क्रीन के सामने ऐसे रखेंगे और देखेंगे सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट 3 डायमेंशन से जरूर मैच करके देखेंगे, लाइक उसकी हाइट विड्थ और डेप्थ वगैरह सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सब कुछ सही दिख रहा है तो उसे हम लोग सही कर लेंगे इटरेशंस और फिर उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अगर 3D प्रिंटर है तो उसे 3D प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो ये आप लोग का एक रिवर्स इंजीनियरिंग का मिनी सब प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? कि हमने किसी एक एक्चुअल प्रोजेक्ट चीज़ को एक्चुअल पार्ट को कैड में रेप्लिकेट कर लिया। ये सुनने में तो आसान लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है फिजिकल ऑब्जेक्ट को कैड मॉडल में रेप्लिकेट करना। अगर नॉर्मल सर्फेसेस प्लेन सर्फेसेस हैं तो रिलेटिवली इजी पड़ सकता है, बट अगर कर्व सर्फेसेस हैं तो यही चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए दे रहा हूँ जिसको आप ट्राई कर सकते हो रिवर्स इंजीनियर करने का टिंकर कैड में या ऑन शेप में, तो रिक्रिएट करने का ट्राई कर सकते हो। बॉटल कैप्स लेके ट्राई करना, की फॉब क्या बेसिकली आप लोग का जैसे की चेन्स वगैरह होता है, ये सब ट्राई करना बनाने का। इरेजर, केबल, जो केबल आप लोगों के केबल मैनेजमेंट के लिए ब्लैक कलर की क्लिप्स होती हैं वो सब अगर घर पे हो, नहीं तो जो पेपर होल्ड करने के लिए क्लिप्स होती हैं वो सब ट्राई करके देखना, या फिर पेन का कैप, ठीक है? तो इसमें से जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, इसमें से रिवर्स इंजीनियर करने का कुछ चीज़ें ट्राई करना, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे की जाती है इसके ऊपर। तो कैड जैसे मैंने बताया था हर डोमेन में होता है, वैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी होता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग जब हम कर रहे होते हैं किसी चीज़ का तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जैसे जो हमारा कोई भी जैसे प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन किया जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसे सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन को स्मार्ट कैसे कहा जाएगा, स्मार्ट कैसे बनेगा वो। तो ऐसे है वो कि जिस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, जिस सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसे हमें वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है कि वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाए सिर्फ एक प्रोडक्ट से, उसी प्रोडक्ट से। ऐसा ना हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें लग रहे हैं एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और ऐसा भी नहीं करते हैं जैसे मल्टी यूज प्रोडक्ट्स बना तो दिए जाते हैं कि हाँ एक प्रोडक्ट आप कई चीज़ों में यूज़ करो, मगर स्मार्ट डिजाइनिंग वही रहती है जिसमें आप एक प्रॉब्लम परफेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो। ये वैसा ही वाला हाल है कि अगर आपको 10 चीज़ें आती हैं लेकिन 10 में से कुछ भी ढंग से नहीं आती है, आप एआई से यूज़ करके बनाए दे रहे हैं चीज़ें बस ऐसे ही रैंडमली, तो ये आप लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे आती है लेकिन इसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है। आप ऐसे पोस्टर्स अगर जनरेट करे दे रहे हो, वीडियो एडिटिंग जनरेट करे दे रहे हो, कोड जनरेट करे दे रहे हो, नॉर्मली ऐसे ही, तो आपको 10 चीज़ें नहीं आती हैं, आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो बेसिकली क्या रहता है कि आपको हमेशा, अगर आप
खुद भी एम कर रहे हैं चीज़ें सीखने का या फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो ट्राई करते हैं कि मास्टर करें आप पहले एक चीज़ को कम्प्लीटली बेसिक से फंडामेंटल से सीखें और उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तब वो कहा जाएगा कि हाँ, आपने स्मार्टली उस चीज़ को सीखा है और आपको आता है। ऐसे कोई मतलब नहीं कि आप 10 चीज़ें सॉल्व कर रहे हो लेकिन आता आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में एक प्रॉब्लम को परफेक्टली कंप्लीटली सॉल्व करने का फोकस पहले करते हैं, ठीक है? तो स्मार्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है, एक चीज़ को परफेक्टली करता है। ऐसा नहीं कि 5 चीज़ें कर रहा है लेकिन बेकार तरीके से कर रहा है, तो हमारी बैड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो जाएगी वो, कि 5 चीज़ें कर तो रहा है लेकिन पाँचों ही चीज़ें बेकार कर रहा है। वो उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। लेकिन अगर वहीं पे प्रोडक्ट एक ही काम कर रहा है केवल लेकिन वो परफेक्टली कर रहा है, तो वो हमारा बेटर प्रोडक्ट रहेगा। तो जैसे बनाया था मैंने 5 स्टेज जैसे बताए थे, तो उसमें हम लोग का था एम्पैथाइज़ वाला। एम्पैथाइज़ वाला प्रोसेस में क्या था, वही था कि हम लोग सबसे पहले एक जो हमारी प्रॉब्लम है उसे परफेक्टली डिफाइन करते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे, जो हमारी परफेक्टली डिफाइंड प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट हमारा, और उसके ही अराउंड डिज़ाइन करेंगे, कुछ भी रैंडमली ऐसे और कई 10 चीज़ें लेके सॉल्व करने नहीं। और जैसे इसके अलावा एग्रोनॉमिक्स बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसको जिस यूज़र के लिए बना रहे होते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। तो वही चीज़ है स्मार्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी, कि अगर हम जिस भी यूज़र के लिए बना रहे हैं, जैसे ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं, एनिमल्स के लिए बना रहे हैं, तो उस उनके ग्रिप डायमीटर, रीच, जोन, व्यूइंग एंगल, हैंड साइज़, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसा हमने एग्रोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यूज़र का फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हमें समझना ज़रूरी है कोई भी डायमेंशंस लगाने से पहले। कम से कम हमारा मटेरियल यूज़ हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हमारी जो भी प्रोडक्ट बनना है वो बन जाए और मटेरियल इसमें कम से कम वेस्ट हो, तभी कंपनी आप लोग की प्रॉफिट कर पाएगी। जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा अगर हमने मटेरियल किसी चीज़ में वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा वो मटेरियल बेकार ही जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ जो हमारा कोई भी फंक्शन सर्व नहीं कर रही है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं अपने मॉडल से। हॉलो कर देते हैं जहाँ पे हमारा मतलब जैसे मैंने मतलब क्यूब वाला बताया था, तो वहाँ पे हम हॉलो कर देते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे लोड्स नहीं है वहाँ की वॉल्स को थिन कर देंगे। लाइटर प्रिंट बेटर रहेगा, चीपर रहेगा और जल्दी बन जाएगा हमारी चीज़ों का। अगर हम लोग का वहाँ पे लोड्स वगैरह नहीं लगने तो हम लोग लाइटर बना देंगे, क्या दिक्कत है? तभी बनेगा, जल्दी भी बनेगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है? इसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ये ध्यान रखेंगे कि वो एक प्रोडक्ट रहे, एक ऐसे ही पार्ट ना रहे। पार्ट और प्रोडक्ट में देखो डिफरेंस होता है, वर्ड का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है लेकिन एक्चुअल में आए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक पार्ट में और एक प्रोडक्ट में। जैसे अगर मैंने स्क्रू ड्राइवर बनाया तो बेसिकली मेरा ऐसे करके बन जाएगा, अगर मैं एज ए पार्ट बनाऊँ, ठीक है? इनफैक्ट ये भी नहीं चाहिए हमें, पार्ट बनाने के लिए हमें ये भी नहीं चाहिए। जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर अगर मुझे पार्ट बनाना है तो मुझे केवल इतना चाहिए, एक ऐसे सिलेंडर और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके इतने एरिया में जो आपका कट्स वाला पार्ट रहता है वो बना दिया, खत्म। ये आपका स्क्रू ड्राइवर का पार्ट है। लेकिन ये प्रोडक्ट की तरह नहीं मैन्युफैक्चर किया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस ऐसे दिखना चाहिए कि हाँ वो किसी पर्सन के लिए या फिर जिसको भी यूज़ करना है यूज़र यूज़र के लिए बनाया गया है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जहाँ पे भी स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो जैसे कहीं हार्ड टू रीच स्पॉट्स में होते हैं हमारे स्क्रूज लगे होते हैं जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हाथ नहीं पहुँचा सकते, तो उसके लिए क्या लेंथ हमारी होनी चाहिए, और पकड़ने के लिए थोड़ा सा ग्रिप होना चाहिए, यानी कि नीचे का पार्ट इसका थोड़ा सा मोटा बनना चाहिए। उसके ऊपर हमारे फिंगर्स के हिसाब से ग्रूव्स होने चाहिए, और इसके ऊपर टेक्सचर होना चाहिए कुछ ऐसा जिससे ग्रिप इसकी अच्छी बने। इजी टू यूज़ होना चाहिए, हाथ दर्द ना करने लगे जैसे जिन लोगों को प्रोफेशनली इसे यूज़ करना होता है। तो ये बेसिकली जो पर्सनलाइजेशन हो जाता है ये कहलाता है हमारा स्मार्ट डिज़ाइन। इसके अलावा और जैसे कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जैसे अगर खुद के लिए बना रहे हो तो नेम लिखना,
कलर जोन्स बनाना, साइज जो स्पेसिफिक यूज़र हो उसके हिसाब से बनाना, और ये सब जो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं एक्स्ट्रा कॉस्टिंग में आ जाती हैं 3D प्रिंट। ठीक है, तो ये हमने सीखा पार्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, हम कोई भी पार्ट बनाए दे रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या होता है और कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ये हमने समझा। ठीक है, इसके बाद अब एक डेली लाइफ का प्रोडक्ट आप लोग ट्राई करेंगे बनाने का, जैसे मैंने बताया था। अभी ये होमवर्क बता देता हूँ। तो देखो क्या करना है आप लोगों को, टिंकर कैड में या ऑन शेप में या फिर कोई भी फ्री कैड या जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास हो में क्या करना है आपको, डिजाइन थिंकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, 3D प्रिंटिंग के रूल्स, जितनी चीजें आप लोगों को अभी तक बताई हैं सबका समेशन, सबका सारांश आप लगाएंगे एक साथ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें देखो करनी रहेंगी। सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को सोचनी है। ठीक है, एक सेंटेंस में कि एक यूज जैसे एग्जांपल बता रहे, एक यूजर कोई एक रास्ता निकालना है एक यूजर के लिए कि उसे कोई एक चीज करनी है क्योंकि उसका कोई एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे करके ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होती है कि ए यूजर नीड्स अ वे टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताते हैं, ए पर्सन नीड्स अ वे टू ट्रैक देयर path because they have problems guiding through paths while cycling। तो ये हमारी जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का तरीका हो गया कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है आप लोगों को स्टार्टिंग में सेशंस में दिखाया था, एक फोन केस होल्डर वगैरह जो होता है साइक्लिस्ट के लिए अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक जैसे मैंने बोल के बता दी। ठीक, तो इसको क्या करते हैं फिर पेपर पे लिखेंगे और टिंकर कैड ओपन नहीं करेंगे जब तक हम लोग का रफ कंसेप्ट वगैरह बन नहीं जाएगा, या फिर कोई भी कैड सॉफ्टवेयर तब तक ओपन नहीं करें जब तक हमारा हो नहीं जाएगा कि हमें क्या चीज़ बनानी है। तो क्या चीज़ बनानी है कैसे डिफाइन होगा, कोई आप खुद से सोचो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिल रही है। सेकंड चीज़ क्या करोगे, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई भी अपने चारों तरफ देखो जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है कि हाँ इसे मैं ट्राई करता हूँ लोग कैड मॉडल में रिक्रिएट करने का, तो उसे पिक कर लो। अब हम बढ़ेंगे, उसके बाद उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ लो या फिर कोई एक्चुअल प्रोडक्ट पकड़ लो, उसे हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे या फिर प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको पेन पेपर लेना है, रफ स्केचेस बना लेने हैं उसके तीनों व्यूज के, और हर एक की एटलीस्ट 3 डायमेंशंस तो जरूर मार्क करनी है हर एक व्यू में। यहाँ ये इसकी हाइट है, ये इसकी विड्थ है, ये यहाँ पे इसकी सर्कल्स डायमीटर्स या जो भी कुछ सर्कल्स वगैरह आ रहे हैं तो उसकी रेडियस और डायमीटर क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे फिर उसका स्केच बनाएंगे। अगर हमने रिवर्स इंजीनियर किया है तो चीज़ों को देख के, नहीं तो अगर कुछ बना रहे हो तो रफ खुद से सोच के। ठीक है, अलग अलग व्यूज के बनाएंगे कैसा दिखेगा पेन पेपर लेके, और उसमें डायमेंशंस मार्क कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप के बाद अब हम आएंगे कैड मॉडल में। अब इसमें आप लोग टिंकर कैड या किसी भी कैड मॉडल में आएंगे, सबसे जो बड़ा और सबसे सिंपल पार्ट होगा किसी भी हमारे मॉडल का, लाइक अगर हम लोग एक पेन स्टैंड बना रहे हैं, तो जैसे मैंने पेन स्टैंड दिखाया था, तो उसमें सबसे पहले सबसे सिंपल चीज़ क्या है, जो उसका आउटर बॉक्स है वो पहले एक सिंपल सा रेक्टेंगल है, वो हमारा बेस है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे सिंपल चीज़ होती है, उससे हम ऐसे स्टार्ट स्टार्ट करते हैं कैड का कोई भी मॉडल बनाना, और फिर उसके अराउंड चीज़ें बनाते चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले बेस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। बेस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट सबसे सिंपलेस्ट चीज़ वो हमने लिया। वो हमारा बॉक्स हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले वो बेस स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें सारी डायमेंशंस सेट करेंगे स्केच में, हर एक वैल्यू को टाइप करके डालेंगे। जैसे मैंने बताया, कभी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रफ नहीं बनाया जाता है। फिंगर कैड में जब हम लोग जस्ट प्रैक्टिसिंग कर रहे थे तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना दे रहे थे, बट जब हम लोग प्रॉपर इंजीनियरिंग या प्रॉपर कैड मॉडलिंग करते हैं, इंजीनियरिंग मॉडल्स बना रहे होते हैं, पार्ट्स बना रहे होते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कभी नहीं बनाना होता है, हर एक चीज़ की वैल्यू ज़रूर डालेंगे। फिर इसके बाद एक हमारा बेस स्ट्रक्चर बन गया, तो अब इसमें हम फंक्शनल फीचर्स या जो भी हमारी और चीज़ें हैं
वो सब ऐड कर देंगे। कैसी चीज़ें, जैसे होल्स वगैरह लगे हुए हैं, स्लॉट्स हैं, क्लिप्स हैं, हुक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी उसके ऊपर हैं वो सब चीज़ें हम बना देंगे। जो भी हमारा बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब इसमें डाल देंगे, ठीक है। और हर एक फीचर रिलेटेड होना चाहिए हमारी जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उससे। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम चीज़ें बनाए जा रहे हैं, उससे हमारा मटेरियल भी वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं लिएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटिंग रूल्स का ध्यान रखेंगे। कोई भी वॉल हमारी 2 mm से कम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओवरहैंग हमारा 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिंट ओरिएंटेशन हमारा सही हो, मतलब किस डायरेक्शन में बनाया है, किस डायरेक्शन में, या फिर थ्री क्या हम लोग स्लाइसर में लेके जाएंगे अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। वो ध्यान रखेंगे। क्लियरेंस गैप्स हमारे सही होने चाहिए, मूविंग और फिट पार्ट के हिसाब से फिटिंग और टॉलरेंसेस सही होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनल, जब हमारा ये पूरा बन जाए, कंप्लीट हो जाए कैड मॉडल, तो हम एक नाम डालेंगे उसमें और उसे XTL की तरह एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसमें क्या, आप लोग अपना नाम डालने के लिए जैसे टिंकर कैड में मैंने दिखाया था और अलग सॉफ्टवेयर में भी टेक्स्ट हम लोग सिंपली डालेंगे, उसमें अपना नाम डालेंगे, 2 mm का डेप्थ डाल देंगे और बेस पे लगा देंगे, ठीक है। हमें सब कुछ सेलेक्ट करके कंट्रोल A कंट्रोल G बेसिकली क्या कर रहा है, सब कुछ सेलेक्ट करके उसको ग्रुप कर दे रहा है। अब इसे एज ए STL फाइल एक्सपोर्ट कर देंगे, स्मार्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर योर नेम, ठीक है। तो ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। होपफुली सब करके ग्रुप पे सेंड जरूर करेंगे, ठीक है। तो कुछ आइडिया जैसे मैं दिए दे रहा हूँ जिसमें से आप लोग चूज करने का ट्राई कर सकते हो। तो क्या क्या है, लाइक केबल क्लिप आप देख सकते हो, जो चार्जिंग केबल्स के लिए ऐसे डिज़ाइन करने के लिए, अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर खुद से अगर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचनी है, रियल चीज़ें उठानी है, तो उसके लिए तो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था इनमें से, या फिर अपने चारों तरफ देखो, जो भी आपको मन हो वो चीज़ ले सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं बनाना है, खुद से कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, तो कुछ जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ इसमें से कुछ सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो क्या है, केबल क्लिप बनाने का ट्राई कर सकते हो। क्या होगा बेसिकली कि जैसे चार्जिंग लगा देते हो चीज़ों को, केबल्स मतलब आपकी जैसे रहती हैं टेबल पे, चार्जिंग केबल रहती हैं तो इधर उधर गिरती रहती हैं। हमें क्या बनाना है, उसके लिए एक केबल की क्लिप बनानी है। सी प्रोफाइल रखेंगे, सी प्रोफाइल का मतलब ऐसे करके दिखेगा, उसको बनाने का ट्राई करेंगे। केबल के जितने भी हमारे मेजरमेंट है और उसमें गैप लेके कुछ केबल का एक क्लिप बनाने का ट्राई करेंगे कि केबल जो हमारी है डेस्क के ऊपर रुकी रहें, ठीक है। इसके अलावा ईयरफोन होल्डर बनाने का ट्राई कर सकते हो, तो आम जैसे रहें जो जिसमें हम लोग रैप करके रख दें ईयरफोन्स हमारी, ठीक है। वॉल्स वगैरह डेस्क वगैरह पे माउंट कर सकें। एक टूथब्रश स्टैंड बनाने का ट्राई कर सकते हो। स्टिकी नोट्स देखे होंगे, उसका होल्डर ट्राई कर सकते हो बनाने का। पेन जैसे रहते हैं आप लोग के, कुछ प्लास्टिक के पेन्स होते हैं उसमें ग्रिप नहीं होती है सही, उसके लिए एक ग्रिप एड ऑन बनाने का ट्राई कर सकते हो। एंड एक और जो एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे डोर का हुक बनाने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लाइक दरवाजे पे से आप लोग को हैंडल टूट गया है या फिर एक कुछ एक्स्ट्रा हैंडल लगाना है, तो उसको एक बनाने का ट्राई कर सकते हो। एल ब्रैकेट बनाएंगे बेसिकली, उसमें कुछ मेजर्स वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, नहीं तो आप लोग इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने का, या फिर खुद से कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोच सकते हो, नहीं तो कुछ भी अपना आसपास का प्रोडक्ट उठा लो, फिर रिवर्स इंजीनियर करने का ट्राई कर सकते हो। तो कल जो अब आप लोग का सेशन आने वाला है, फाइनल सेशन होने वाला है, इसमें बेसिकली क्या रहेगा, मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप एक प्रोजेक्ट रहेगा, वो दूंगा। पूरा आप लोग को बनाना रहेगा। एटलीस्ट उसमें 3 सेपरेट पार्ट्स होंगे, मूविंग जॉइंट्स वगैरह रहेगा, उसमें नेम वगैरह लिखना रहेगा अपना। ये पूरा एक प्रोजेक्ट आप लोग बनाओगे। फाइनल ये प्रोजेक्ट रहने वाला है पूरा हमारा समर कैंप का, ठीक है। पूरा उसका बिल्ड सेशन एक करवाऊंगा। फिर उसके बाद आप लोग को अपने अपने प्रोजेक्ट जो भी बनाए होंगे, मॉडल बनाए होंगे, उसे शोकेस करना होगा। कुछ अवार्ड्स भी देंगे उसमें मैं, फिर सबसे क्रिएटिव और फंक्शन किसने बनाया है उन लोगों को स्पेशल अवार्ड्स वगैरह चीज़ें बताएंगे। देन उसके बाद सारी स्टिल फाइल स्क्रीनशॉट्स लेके आप लोग अपने एक एक पेज डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दूंगा सबको, जो जो लोग बना के लाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने पूरा कैड मुझसे सीखा है, हम लोगों से सीखा है रोबोटिक्स से, और आप लोगों ने फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट भी बनाया है, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आप लोगों को जरूर मिलेगा अगर आप लोग बना के लाएंगे।
ठीक है। तो थैंक यू क्लास, होपफुली आज की क्लास सब लोगों को समझ में आई होगी, जितनी चीज़ें बताई हैं। और किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो जो आज का होमवर्क अभी सेट कर दूंगा, नोट सेंड कर दूंगा, वो जरूर करके लाना। और कल का हमारा फाइनल सेशन चला है तो उसके लिए जरूर ज्वाइन। थैंक यू। मिलिएगा।